नमस्कार। पंथ पड़ाव में आपका स्वागत है। आज कहानियों का सफ़रनामा में श्री मोहन राकेश जी की लिखी एक और श्रेष्ठ कहानी लक्ष्यहीन। आपको पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आधी रात जा चुकी थी। केसरी अभी जाग रहा था। चाहता था सो जाए, पर नींद आए तब ना। हार कर उसने टेबल लैंप जला लिया, फिर तकिए के सहारे बैठकर बाहर की ओर देखने लगा। काली अंधेरी रात है, सोते या जागते इसे बिता देना है, फिर श्वेत दिन निकलेगा। हंसी या खेत से उसे भी काट देना है, फिर ऐसी ही रात आएगी और वह सोकर या जागकर। ऐसा ही जीवन है, सब कुछ बदलता है, पर रात दिन के रंग नहीं बदलते। कभी दिन नीले होते, कभी सुनहरे, कभी 2 रंगे, कभी 7 रंगे। तो हर एक नए दिन को देखने की उत्कंठा बनी रहती। अब क्या है, युगों से एक ही तरह का सूर्योदय होता है और एक ही तरह से सूर्यास्त। जीना मरना सब एक सा चलता है। इस सब की आवश्यकता ही क्या है। रोशनी बुरी लगने लगी। टेबल लैंप बुझा दिया। बेचैनी दूर नहीं हुई। नींद लाने की चेष्टा की तो दिन की बातें मस्तिष्क में उभरने लगी। पलकें मूंद ली तो आंखें झांककर अंदर को देखने लगी। बात छोटी सी थी, पर बिल्कुल छोटी नहीं। कितनी ही बातें पहले हो चुकी हैं। कौन जानता है कितनी बातें अभी और होनी हैं। कब तक जीवन की ऐसी धारा चलती रहेगी। पहले वह मंजुला को नहीं जानता था। आज ही दूर से वह धूमिल नक्षत्र की तरह दिखाई दी और आज ही यह लंबी काली छाया हृदय पर आ पड़ी। यूनिवर्सिटी के मैदान में लड़कियों के खेल हो रहे थे। दर्शकों में वह सतीश और खन्ना के बीच में बैठा था। सतीश ने परिचय खन्ना से करवाया था। कुछ ही मिनटों में वह काफी घनिष्ठता से बातें करने लगा था। सतीश के बड़े बड़े बाल बार बार फिसलते थे और छोटी छोटी आंखें लगातार घूमती थी। चंद्रहास के माने क्या हैं? सतीश ने पूछा। चांद की तरह हंसने वाला, उसने उत्तर दिया। तब तो सचमुच ही तुम्हारे बंगले का बहुत अच्छा नाम है। ऐसा ही कोई नाम मुझे भी बताओ। उसी समय उसने दूर आधे ब्लाउज और अधकटे बालों वाली प्रौढ़ा स्त्री को देखा, जो कुर्सियां लांघकर उसी की ओर आ रही थी। अपने ढले हुए यौवन को संभालने का उसका उत्साह देखकर हंसी भी आ सकती थी और घृणा भी हो सकती थी। कोई नाम नहीं बता रहे? सतीश ने फिर उससे पूछा। च्यवनप्राश, स्त्री पर दृष्टि डालते हुए उसने कहा। स्त्री निकट आती गई। सतीश के पास आकर उसने उसे कंधे से हिलाया और हंस पड़ी। सतीश ने पहचाना और उसका अभिवादन किया। स्त्री ने पूछा, मंजुला से नहीं मिले? नहीं, अभी नहीं मिला, सतीश ने कहा। वह चोटी रेस में भाग ले रही है, स्त्री ने अपना कंधा खुजलाते हुए कहा। मुझे तो विश्वास है इस बार अवश्य जीत लेगी। पिछले साल दूसरे स्थान पर रही थी। वह बात तो सतीश से कर रही थी और बार बार देख उसकी ओर रही थी। उसकी अधेड़ शोखी में भी एक तरह का रस था। वह 1-2 बार ऐसा अनुभव करके रह गया जैसे कोई फीता लेकर उसे इंचों के हिसाब से नाप रहा हो। चोटी रेस की आरंभ की सूचना दी गई। स्त्री वहीं उनके पास रुकी रही। भाग लेने वाली 20 लड़कियां थीं। वे एक पंक्ति में खड़ी हो गईं। सीटी के साथ उन्होंने पैर बढ़ाए। सभी ओर हलचल हुई। सांवरे रंग की एक लंबी लड़की उनसे आगे निकलने लगी। निकल गई मंजुल, स्त्री ने सतीश के कंधे को झकझोर कर कहा। फिर उत्तेजित स्वर में बोली, शाबाश मंजुल, शाबाश। मंजुला आगे निकलती आई। दौड़ उसने जीत ली। स्त्री प्रसन्नता के आवेग में सतीश को खींचकर साथ ले गई। वह चारों ओर की भीड़ पर दृष्टि घुमाने लगा। पुरुष थे जिनमें व्यक्तित्वहीन गंभीरता थी। स्त्रियां थीं जिनमें सौंदर्यहीन प्रदर्शन था। कटे छटे शब्द थे, लिपि पुती सजीवता। थोड़ी देर में सतीश लौट आया और रुचिपूर्वक बात करने लगा। उसकी टाई हाथ में लेकर उसके रंग की प्रशंसा की और दाम भी पूछे। सतीश के कृत्रिम लहजे से प्रकट था कि वह कोई विशेष बात करने के लिए मानसिक भूमिका तैयार कर रहा है। अनुमान ठीक था। सतीश ने आखिर पुतलियां स्थिर कर कहा, मंजुला बहुत ही चुस्त लड़की है, तुम्हारा क्या ख्याल है? वह चुप रहा। मंजुला को दौड़ते देखकर जो विचार हृदय में आया था उसे उसने खुलते हुए होठों के नीचे दबाए रखा। अभी अभी जो यह मुझसे बात कर रही थी वह उसकी माता थी, सतीश ने फिर कहा और एक तरह की मुस्कुराहट खींचकर बोला, वह तुम्हारे विषय में पूछ रही थी।
क्यों? उसने अनायास कहा। वह स्त्री सुरमे से लदी हुई आंखों की कालिमा बार बार उसकी ओर छटकाती रही थी। उसका अर्थ अब उसकी समझ में आने लगा था। सतीश ने मुख की भंगिमा बनाए रखी और यथासंभव स्वाभाविकता के साथ बोला, कारण तुम जान लोगे। मैंने तुम्हारा परिचय दे दिया है, पता भी बता दिया है और सिफारिश भी कर दी है। तो कल मैं अपने प्रमाण पत्र लेता आऊँगा, वे भी उन्हें दिखा देना। उसने विनोद पूर्वक व्यंग किया। साथ ही उसकी कल्पना में वह चित्र आया, सिर पर मटका रखे लंबी लंबी टांगों से शुतुरमुर्ग की तरह भागती हुई मंजुला। सतीश ने उस व्यंग को या छुआ नहीं या पी लिया। अपनी बात जारी रखते हुए उसने खन्ना से पूछा, क्यों खन्ना, मंजुला के विषय में तुम्हारी क्या राय है? बहुत अच्छी लड़की है, खन्ना ने दूर रहने के ढंग से कहा। सतीश की आंखें फिर उससे आ मिली। वह मुस्कुराकर बोला, लड़की अच्छी है, इसमें कोई संदेह नहीं। दूर से ही लगता है कि उसके शरीर में कई तरह के विटामिन हैं। सतीश कई पल मौन रहा, फिर बोला, तुम शायद मजाक समझते हो, पर मैं गंभीरतापूर्वक बात कर रहा हूँ। मंजुला इसी वर्ष ऑक्सफोर्ड जाने का विचार कर रही है। यह तो बड़ी अच्छी बात है, उसने कहा। सुना है ऑक्सफोर्ड में सर्वदेशीय महिला स्वास्थ्य प्रतियोगिता होने वाली है। सतीश की आंखों का घूमना बंद हो गया। वह नाखून से नाखून को छीलने लगा। अंदर से उबलते हुए शब्दों को थोड़ा दबाकर बोला, इस तरह की बातें करना भद्र समाज का व्यवहार नहीं मिस्टर केसरी। इस साधारण व्यंग से छिल जाने का कोई कारण नहीं था। उसने सतीश के व्यथित मुखमंडल की ओर बिना देखे ही कहा, यह संभव हो सकता है। मुझे आंट मैरी की चटनी और ग्लूको का बिस्किट खाते हुए अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं। यहीं तक विनोद रहा। इसके बाद बातें गंभीर हो गईं। केवल सतीश ने ही नहीं, खन्ना ने भी उसका तिरस्कार किया। यहाँ तक कहा कि विचारों की नग्नता शरीर की नग्नता से कम नहीं और उसका प्रदर्शन असभ्यता है। मर्यादाओं को ना मानना अनाचार है, जो देश के लिए अहितकर है, समाज के लिए घातक। खिड़की से हवा का झोंका आया। केसरी ने करवट बदली। अंदर बाहर अंधकार था। रात खामोश थी। झिंगुर बोल रहे थे। एक ही बात भद्र समाज की कच्ची मर्यादाओं को तोड़ देती है। एक ही स्पर्श से रंगीन विद्युत रेखाओं को काला कर देता है। यदि वह चाहे तो क्या इस भद्रता का जामा नहीं पहन सकता? पर शिष्टाचार का अभिनय करना, सत्य झूठ की खिचड़ी मिलाना, क्या यह सब उसके लिए संभव है? यदि नहीं तो वह भद्र नहीं बन सकता। पर लंबा जीवन काटना है। आज की बात ही एक बात नहीं। मनोहर, महेंद्र, पूर्णिमा और राधा, इन सब की बदली हुई मुद्राएं सामने आती हैं। इन सब की भ्रुकुटियों में मैल है। यूं लांछन और तिरस्कार सहकर जिए जाना भी क्या संभव है? यदि नहीं तो उसे भद्र बनना चाहिए। वह पलंग पर सीधा होकर बैठ गया, बत्ती जलाई और चारों ओर देखा, फिर पलंग से उतर पड़ा। इसी मध्य रात्रि वह भद्रता का छद्मवेश पहनेगा। आज के बाद वह भी ढकी हुई नालियों के गंदे पानी के साथ घुल मिलकर बहेगा। न स्वच्छता ही रहेगी, न ठंडे ठंडे छींटे। अंगीठी पर रखी हुई उर्वशी की वसनहीन मूर्ति को हाथ में ले लिया। गौर से उसकी स्वर्णिम आभा को पल भर देखता रहा। यह एक कलाकार मित्र ने भेंट दी थी। इसी की ओर संकेत करके कभी पूर्णिमा ने कमरे की सजावट पर आक्षेप किया था। मूर्ति को ले जाकर बाथरूम के ताक पे रख दिया। तक्षशिला से ली हुई गौतम बुद्ध की मूर्ति एक कोने में ऊँघ रही थी। उसे लाकर चिमनी पर सजा दिया। फ्रांसीसी रमणियों के 2 बड़े चित्र दीवार से उतार लिए। उन्हें पलटकर अखबारों की फाइल के नीचे रख दिया। इन पर कभी प्रोफेसर मिश्रा ने कटाक्ष किया था। विस्की की बोतल तिपाई से उठाकर संदूक में रख दी। बैटी ग्रेबल का जघन चित्र मेज से अलमारी में रख दिया। फिर देखा सामने पुस्तकें पड़ी थी, उनको भी छांटने लगा। धुएं का गोला छोटे से बड़ा हुआ, फिर बिखर गया और तब विलीन हो गया। केसरी ने मुंह से दूसरा गोला छोड़ा। वह भी कुछ पल लचकता रहा, फिर ओझल हो गया। घंटे भर वह ऐसे ही गोले बना रहा था। उसके विचार गोलों के साथ बन रहे थे और साथ ही साथ बिखरते जा रहे थे। रात को वह देर से सोया था और सवेरे देर से जागा था। खाना खाने के बाद वह सोफे पर लेट गया था। उसके मन में संघर्ष चल रहा था। वह क्या है, कैसा है, क्यों ऐसा है, ऐसा तो नहीं है, फिर कैसा है? और जैसे संध्या का बादल कभी अप्सरा और कभी दैत्य बनकर दिखाई देता है,
वैसे ही वह बदलते हुए रूपों में अपने आप को देखता रहा। समझने के लिए रुकता था, रूप और बदल जाता था, फिर बदल जाता था, फिर बदल जाता था। कबीरा आकर 2 चिट्ठियां दे गया। चिट्ठियां लेकर उसने जेब में रख ली और सिगरेट पीता रहा। 3 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे। 4:30 बजे कबीरा ने चाय लाकर रखी। सिगरेट छोड़कर वह चाय पीने लगा। 1 प्याला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। शीशे में देखा बाल बिगड़ रहे थे। उठकर बाल ठीक करने लगा। रात को एक पुस्तक निकालकर मेज़ पर रखी थी। वह उसे पढ़ने के लिए सोफे पर ले आया। पहले पृष्ठ में केवल 2 ही पंक्तियां थीं। जीना एक कला है, इस बात को जानने वाला एक सफल कलाकार। शब्द, केवल शब्द, यह शब्द ही बनाते और बिगाड़ते हैं। क्यों नहीं लेखक ने यह लिख दिया कि पैदा होना एक व्यवसाय है और इस बात को जानने वाला एक सफल व्यवसायी। पन्ने उलटते पलटते पुस्तक हाथ से फिसल पड़ी। वह उसे उठाने के लिए झुका। जेब से 2 चिट्ठियां नीचे आ पड़ी तो वह चिट्ठियां अभी तक पड़ी ही नहीं। एक तो निमंत्रण कार्ड था। छपी हुई पंक्तियों के नीचे हाथ से लिखी एक पंक्ति भी थी। आज सोना कुटी में रात्रि भोज है। सरोज ने उसे सहयोग की प्रार्थना की है। सरोज का हंसमुख चेहरा आंखों के सामने आ गया। वह कॉलेज में उसकी सहपाठिनी थी। उसकी पुस्तकों पर गोल गोल अक्षरों में हस्ताक्षर किया करती थी। विवाह के बाद वह पति के साथ लंदन चली गई थी। वहां से लौटकर रात्रि भोज दे रही है। उसने दूसरा पत्र खोला। पढ़कर आश्चर्य हुआ। अस्थिरता के क्षणों में कभी कोयले की खानों के प्रबंधक के लिए प्रार्थना पत्र भेजा था। कलकत्ते से उसकी नियुक्ति का पत्र आया था। लिखा था, आप आगामी मास के प्रथम सप्ताह में कलकत्ता आकर अधिकार ग्रहण कर सकते हैं। कलकत्ता, कोयले की खाने और खानों में काम करने वाले काले काले भूत, कोयले में रंगे हुए इंसान जो 5 सेर कोयले के मूल्य के लिए दिन भर कोयला ढोते हैं। उन गण देवताओं के बीच जाकर वह शिव तांडव करेगा। पर ऐसा सोचना भावुकता है। सोचने की बातें हैं। मान, अधिकार, प्रशंसा और पदवी, आगे सब शून्य है और उसे शून्य ही रहना चाहिए। सोना कुटी को बाहर से सजाया जा रहा था। केसरी वहां पहुंचा तो बिखरी हुई झंडियों का ढेर उसके लिए हटाया गया। जमीन पर लेटे हुए रंगीन स्वागतम के ऊपर से कूदकर उसने सरोज को देखा, जो बड़ी व्यस्तता से नौकरों को आदेश दे रही थी। उसे देखते ही वह बोली, हेलो शर्मा, आओ। मैं सपना तो नहीं देख रही? मुझे डर है कि मैं सपना देख रहा हूँ, केसरी ने उसके निकट पहुँचते हुए कहा। फिर इधर उधर देखकर बोला, मैं समय से पहले ही चला आया। सोचा तुमसे लंदन के जीवन की चर्चा सुनूंगा। यह विचार ही नहीं आया कि तुम प्रबंध करने में व्यस्त होगी। अरे नहीं नहीं, मुझे क्या करना है, इन लोगों को थोड़ा समझा रही थी। सरोज ने गृहिणी के स्वर में कहा, चलो अंदर चलकर बैठें। केसरी ने अनुभव किया कि आज की सरोज भंडारी उस जमाने की सरोज मेहरा से कहीं भिन्न है। वह प्राचीन भारत के शिलालेखों में उलझने वाली लड़की विलायत से वहाँ किसी वाणी सीखकर आई है। उसके शब्द कोयल की सी कोमलता लिए हुए व्यक्त होते हैं और उनकी ध्वनि से भी अर्थ निकलता है, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। गोल कमरे में आकर सरोज ने कहा, तुम तो बिल्कुल वैसे ही हो शर्मा, जैसे 2 वर्ष पहले थे। 1 मिलीमीटर भी अंतर नहीं आया। तुम मुझे बदली सी लग रही हो, केसरी ने कहा। कैसी लगती हूँ? लगता है जैसे नया खिलौना एक रात बरसात में भीग गया हो। सरोज हंस पड़ी। अपने बालों को झटक कर बोली, तुम वही हो शर्मा, बिल्कुल वही। इन्हीं बातों के लिए तो मुझे तुम्हारी याद आया करती थी। आज मैंने 100 व्यक्तियों को निमंत्रित किया है। उनमें से 99 मिलकर 1 बनते हैं और तुम अकेले 1 हो। वह अकेला 1 है, अकेला 1। यह सरोज उसका नया जामा नहीं देख रही है। वह तो समुदाय में खो जाने के लिए निकला था और सरोज उसे यूं खींच रही है। तुमने लॉ कर लिया? सरोज ने पूछा। नहीं, छोड़ दिया। तो आजकल क्या कर रहे हो? स्वतंत्र अध्ययन, अर्थात कुछ नहीं। सो मैं समझ सकती हूँ, सरोज ने मुस्कुराकर कहा। तुम्हारे लिए जीवन मार्ग का निश्चय करना उतना आसान नहीं जितना और लोगों के लिए है। मैं तो समझती हूँ कि तुम केवल लेखक ही बन सकते हो। उसके स्वर में भारतीयता आती जा रही थी। ठीक है, तो मैं लंबे लंबे बाल रख लूँ
और भूख और आज़ादी की बातें किया करूं। सरोज फिर हंस पड़ी। मैं जानती हूँ तुम सदा लेखकों पर व्यंग कसा करते हो, फिर भी उस रूप में तुम बहुत कुछ कर सकते हो। क्या मैं कल्पना करूं कि तुम किसी इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर बन जाओगे या माल पर होटल खोलकर ग्राहकों की सेवा किया करोगे? बाहर कुछ प्लेटें टूटने की आवाज़ आई। सरोज बीच में उठती हुई बोली, ठहरो, मैं देखूं ये लोग क्या कर रहे हैं। वह तत्परता से बाहर चली। सामने बंगले की छत पर एक हवा मुर्ग घूम रहा था। केसरी उसे देखने लगा। उसका मन भी हवा मुर्ग की तरह ही घूम रहा था। अनुभव हो रहा था कि वह स्वयं एक तरह का असमंजस है, अपने आप में उलझा जाता है और सुलझने के लिए हाथ पैर मारता है, पर गांठें मजबूत होती जाती हैं। प्रयत्न छोड़ देता है तो धागे ढीले होने लगते हैं। इसमें कोई रहस्य है, और जब तक वह रहस्य की बात सोचता है तो उलझन फिर बढ़ने लगती है, डोरियां फिर कसने लगती हैं, अंततः फिर दुखने लगता है। धीरे धीरे उसने जेब में हाथ डाला, कलकत्ता से आया हुआ नियुक्ति पत्र निकाला और पढ़ने लगा। कहीं दूर से मिल का भोंपू सुनाई दिया। केसरी के मस्तिष्क में उतरी कोयले की खानें, सांसों में कोयला भर मशीनों की तरह चलने वाले मजदूर, सूर्योदय और सूर्यास्त, लेख, व्याख्यान, सभाएं, निर्वाचन और तालियां, पद प्राप्ति और शान, फिर रिश्वत, काला बाजार, फूलों के हार और अभिनंदन पत्र। उसे लगा जो जामा उसने पहना था उसके बटन खुलते जा रहे हैं। फिर उसने हाथ के कागज को देखा। उंगलियों ने कागज को एक ही आकार के 16 टुकड़ों में फाड़ दिया। वह टुकड़े उसने जेब में डाल लिए। मिसेज वर्मा चम्मच से सूप पी रही थी। केसरी मोटे मोटे होंठों में चम्मच का आना जाना देख रहा था। दोनों एक ही मेज के पास बैठे थे। सरोज उनका परिचय कराकर दूसरे मेहमानों के पास चली गई थी। मिसेज वर्मा ने चम्मच रखकर होंठ पोंछते हुए कहा, आपने सदाचार में मेरे लेख पढ़े हैं? एक दो लेख मैंने पढ़े हैं। आपकी भाषा बहुत जानदार होती है, इसमें संदेह नहीं, केसरी ने कहा। मिसेज वर्मा के होंठ फैल गए। बोली, मैं समाज का पूरा पूरा सुधार करना चाहती हूँ। जो बातें मैंने लिखी हैं उनकी सभी ने प्रशंसा की है। भाषा की प्रशंसा तो मैं भी करता हूँ, पर आपके विचारों से मैं सहमत नहीं, वह बोला। मिसेज वर्मा ने रुमाल से माथा पोंछा और अपनी प्रौढ़ता तराजू में डालकर भारी होने की चेष्टा करती हुई बोली, तुम अभी नौजवान हो भाई, मैंने तुमसे 20 वर्ष अधिक जीकर देखा है। ठीक है, पर आपके विचार में समाज का अर्थ आपका वर्ग है, सुधार का अर्थ एक विशेष तरह का व्यवहार है जो उस वर्ग को अपना लेना चाहिए। वाद से आपका अभिप्राय है उस विषय में टीका टिप्पणी। ये बहुत संकुचित धारणाएं हैं। मिसेज वर्मा जैसे अस्त्र चढ़ाती हुई बोली, पहले अपने वर्ग का ही तो सुधार होना चाहिए, उसके बाद ही तो कोई दूसरा कदम उठाया जा सकता है। केसरी बात नहीं सुन रहा था। उसकी आंखें कोने की मेज के पास जाकर रुक गई थी। वहां सरोज हरी साड़ी वाली नवयुवती से हंसकर बातें कर रही थी। वह नवयुवती थी मंजुला, जिसे कल चाटी रेस में दौड़ते हुए देखा था। उधर से ध्यान हटाकर उसने मिसेज वर्मा की ओर देखा, फिर प्लेट बढ़ाता हुआ बोला, केक लीजिए। नहीं धन्यवाद, मिसेज वर्मा ने बड़प्पन बिखेरते हुए कहा। फिर कुछ रुककर बोली, आप समाजवादी हैं? पर वह फिर दूसरी ओर देखने लगा था। सरोज उसकी ओर संकेत कर मंजुला से कुछ कह रही थी। मंजुला ने सीधी नज़र से उसे देखा। वह फिर मिसेज वर्मा से बात करने लगा। बोला, आपने कोई पुस्तक भी लिखी है? शर्मा, सरोज ने उसे दूर से पुकारा। उसने देखा सरोज उसे हाथ के संकेत से अपने पास बुला रही है। यह भी देखा कि मंजुला की आंखों में एक तरह का कौतूहल है। वह गंभीर मुद्रा धारण करके उठा और मिसेज वर्मा से बोला, क्षमा कीजिए, मैं अभी आता हूँ। क्या उलझ रहे थे मिसेज वर्मा से? सरोज ने पूछा। कुछ नहीं, उन्हें समाज सुधारकों के हित की बात बतलाने जा रहा था, उसने बैठते हुए कहा। कौन सी बात? यही कि ऐसे लोगों को एक तो सवेरे उठकर सिर की मालिश करवानी चाहिए और दूसरे रात को सोते समय गर्म दूध के साथ 1 चम्मच फ्रूट सॉल्ट ले लेना चाहिए, वरना एक तरह की बीमारी फैलने का खतरा है। तुम तो नन्मेद करते हो शर्मा, सरोज खिलती हुई बोली। पहले मैं तुम्हारा परिचय कराऊं। मंजुला देवल, MA कर ऑक्सफोर्ड जाने वाली है। यह शर्मा,
परिचय मैं पहले ही दे चुकी हूँ। मुझे आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई, मंजुला ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मुझे आपसे यह सुनकर प्रसन्नता हुई, उसने उत्तर में कहा। मंजुला मुस्कुराई, बोली, सरोज कह रही थी कि मैं ऑक्सफोर्ड जाने से पहले आपसे कुछ सीख सकती हूँ। मुझसे? क्यों नहीं, सरोज बीच में ही बोली। मंजुला वहाँ के सामाजिक जीवन की बात पूछ रही थी। मैंने वहाँ अपनी लोकप्रियता का रहस्य से बतला दिया है। कोई गुप्त रहस्य है? गुप्त रहस्य नहीं, चलता फिरता रहस्य, और वह तुम हो। मैं? हाँ, तुम। केसरी ने आश्चर्य से सरोज को देखा। सरोज के शब्दों में व्यंग नहीं था। मंजुला उसे ध्यान से देख रही थी, जैसे किसी रोचक कहानी का पृष्ठ पढ़ रही हो। मंजुला के भरे हुए चेहरे पर उत्सुकता भी थी, लापरवाही भी। उसकी कजरारी आंखों में कुटिलता भी थी, मस्ती भी थी। वह कल की बात सोचने लगा। सरोज कह रही थी, कल्पित प्रेयसी के नाम शर्मा ने एक पत्र लिखा था। उसका आरंभ था, चलो भाग चलें। मंजुला के होंठ खुल रहे थे। केसरी ने उसके दांतों को देखा, जो बड़े बड़े थे और एक दूसरे से उलझ रहे थे। मंजुला को उन्हें छुपाने की चिंता नहीं थी। वह उत्कंठा से सरोज की बात सुन रही थी। सरोज कह रही थी, पत्र में शर्मा ने संसार भर की भावुकता भर दी थी। लिखा था, हम वहाँ चलें जहाँ हमारे प्यार को हवा भी न छू सके, जहाँ तारिकाओं की चादर ओढ़कर हम इंद्रधनुषी सपने देख सकें, जहाँ हमें यहाँ की याद दिलाने वाला कोई ना हो, तुम्हारा भाई ना हो, कुत्ता ना हो, माली ना हो। और अंत में लिखा था, आओ इस दुनिया से दूर चलें, बहुत दूर, चलो शाम की गाड़ी से मुंबई भाग चलें। सरोज बात कहती कहती हंस पड़ी। मंजुला सुनकर हंसने लगी और वह स्वयं भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। सोना कुटी से बाहर आकर मंजुला ने पूछा, आपके पास गाड़ी है? नहीं, मुझे अधिक दूर नहीं जाना, मैं पैदल जा सकता हूँ, केसरी ने कहा। मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, मैं रास्ते में छोड़ दूंगी। गाड़ी सड़क पर लाकर मंजुला बोली, आज का भोज तो बहुत ही सफल रहा, कम से कम मैं इसे नहीं भूल सकती। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, उसने कहा। मैं समझती हूँ हमारा परिचय यहीं समाप्त नहीं हो जाएगा। क्यों? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। उसके शब्दों की ध्वनि से दोनों अर्थ निकल सकते थे। सरोज आपकी बहुत तारीफ करती है। वह चुप रहा। गाड़ी चली जा रही थी। वह अंधेरे से पीछे छूटते हुए वृक्षों को देखने लगा। शरीर हल्का हो रहा था। 40 मील पर चलती हुई गाड़ी की रफ्तार उसे सुस्त मालूम दे रही थी। उसे लग रहा था कि वह मंजुला के साथ रेस में दौड़ रहा है और मंजुला उसके बहुत पीछे रहती जा रही है। हाथ कोट की जेब में चला गया। कुछ कागज के टुकड़े हाथ लगे। वह उसने निकाल लिए और हवा में उड़ जाने दिए। मंजुला के बाल उड़कर होठों पर पड़ रहे थे। वह जैसे तेजी से किसी पहाड़ से फिसल रही थी। वह शायद कल्पना कर रही थी कि आगे कहीं अंत नहीं है। कुछ क्षण एक स्वर्गीय गति लिए हुए आते हैं और यह सोचने का अवकाश ही नहीं देते कि गति के साथ टक्कर भी हो सकती है, फिसलने के लिए आगे खाई भी आ सकती है। केसरी अपना रास्ता देख रहा था। चौड़ी सड़क पर आते ही उसने कहा, मुझे दोराहे पर उतार देना, मैं वहाँ से लॉरेंस रोड पर पैदल चला जाऊँगा। आप लॉरेंस रोड रहते हैं? मंजुला ने गाड़ी की गति धीमी करते हुए पूछा। केसरी ने मौन अनुमोदन किया। कौन सा बंगला है आपका? केसरी ने 2 क्षण मौन रहकर कुछ सोचा, फिर बोला, चंद्रहास। चंद्रहास? मंजुला को जैसे शतरंज के तख्ते पर शह दे दी गई हो। वहां कोई और भी रहता है? उसने संभलते हुए पूछा। किस भाग में? बंगले के कई भाग हैं। यह मैं नहीं जानती, पर केसरी नाम को कोई व्यक्ति है। केसरी के मस्तिष्क में कल की घटना घूम गई। यूनिवर्सिटी का मैदान, खन्ना, सतीश, मंजुला की माँ और मंजुला। फिर मंजुला की ओर देखकर बोला, आप उसे जानती हैं? मंजुला का रंग थोड़ा लाल हुआ, लाल से पीला, फिर ठीक हो गया। लापरवाही से बोली, जानती तो नहीं, पर उसके विषय में कुछ सुना जरूर है। क्या सुना है? लोग कई तरह की बातें करते हैं। वह कुछ सनकी है, कुछ बददिमाग और व्यवहार शून्य। आप तो अच्छी तरह जानते होंगे। नहीं, इतना नहीं जानता। गाड़ी दोराहे पर रुकी। केसरी बाहर निकला। मंजुला बोली,
वह आपका मित्र तो नहीं है? क्यों? सोचती हूँ कहीं आपने मेरी बात का बुरा न माना हो। नहीं, वह मेरा मित्र नहीं है। अच्छा है जो आपने उससे मित्रता नहीं की, और हो भी कैसे सकती है। ऐसे आदमियों से दूर रहना ही अच्छा। मुझे तो ऐसे आदमियों से नफरत है। अच्छा, आपको देर हो रही होगी, केसरी ने बात समाप्त करने के लिए कहा। इतना सुंदर समय बिताने के लिए धन्यवाद, मंजुला ने उसकी आंखों में मुस्कुराकर कहा। गाड़ी में साथ लाने के लिए धन्यवाद, केसरी ने कहा। गुड नाइट, गुड नाइट। गाड़ी आगे चली गई। केसरी पैदल चलने लगा, निर्जन और एकांत। फैली हुई सड़क पर दूर दूर बत्तियां, रोशनी और छाया, रोशनी और छाया, रोशनी और छाया। बस इतनी ही थी ये कहानी लक्ष्यहीन, जो लिखी थी श्री मोहन राकेश जी ने। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे। नमस्कार।